हेलो एवरीवन। अभी जो है हम लोग फोर्स एंड प्रेशर्स पढ़ रहे थे, तो इसके 2 लेक्चर्स इसके पहले हो गए हैं। आप लोग इसको पहले देख सकते हैं। ये 3rd लेक्चर है हमारे फोर्स एंड प्रेशर्स क्लास 8 के सब चैप्टर्स का। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ लिए थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं व्हाट इज फोर्स, ठीक है, कॉज इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक, यूनिट ऑफ फोर्स, और यूनिट ऑफ फोर्स के साथ फोर्स के फॉर्मूलाज F इक्वल टू एम में, एक्सेलरेशन क्या होता है, और उस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। तो अभी उन्हीं क्वेश्चन सीरीज में कुछ क्वेश्चंस हमारे लास्ट लेक्चर्स में बच गए थे, तो अभी जो हम लोग देखते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग अभी देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से आपके जो 6 क्वेश्चन बच गए थे वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हम लोग लगा लिए थे, और फाइंड अप्लाइड मास चेंज वेलोसिटी फ्रॉम, ये भी सब लग गया था हमारा। फोर्स चेंज ये भी देख लेते, ऑल ऑफ दिस था इसमें। और ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस अपना। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है अपना, which effect of force is caused by the magnetic force between a magnet and magnetic substance। किसी भी which effect of force is caused by magnetic force between a magnet and magnetic substance। ठीक, तो मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, विच इफेक्ट मतलब क्या इफेक्ट देगा, तो चेंज द पोजीशंस, चेंज द शेप, चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट, चेंज ऑफ द केमिकल नेचर। मतलब आपका कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं मैग्नेट्स में, और ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई सा भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये क्या करता है, आप चुंबक के करीब कोई चीज ले आएंगे तो उसका क्या करेगा, पोजीशंस को चेंज कर देगा, यहाँ से वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारे लोग तो चुंबक को उसको अट्रैक्शन की वजह से उसके डिस्प्लेसमेंट को देखे ही हैं। तो ये क्या करेगा, चेंज इन पोजीशन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है, आगे का कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, व्हाट काइंड्स ऑफ फोर्स इज यूज्ड बाय एन आर्चर टू पुल ए बॉम्ब। ठीक है, तो अब आप सोच के बताओ कि एक आर्चर जो है मतलब वो खींचता है, तो क्या मतलब किस टाइप का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सारे लोग सोच के एक आंसर दीजिए, ये भी आपका NSTSC का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा ये फोर्स लगाएगा, इसका ऑप्शंस क्या होगा, राइट ऑप्शंस। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे, अगर वो एरो को खींच रहा है, ठीक है, तो वो उसका मसल्स काम कर रहा है, तो कौन सा फोर्स लगाएगा, मस्कुलर फोर्स। ये आप आगे के स्लाइड्स में देख सकते हैं। ठीक है, आर्चर जो है उसने एरो को खींचा है पूरा, ठीक है, बॉ को, तो ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाइड किसके द्वारा हो रहा है, उसके मसल्स के द्वारा हो रहा है। जब मसल्स के द्वारा फोर्स लगती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। ये देखिए आप सारा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कौन सा है हमारा, आइडेंटिफाई द फोर्स दैट टेंड्स टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप लोग दे देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था फोर्स, जब फोर्स के टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको फोर्स बताया था फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया था कि सरफेस पे लगने वाले फोर्स को, ये दो सरफेस आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, अगर घर्षण कर रहे हैं एक साथ, एक आपस में एक दूसरे पे मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्ट में, ठीक है, और एक दूसरे पे मूवमेंट कर रहे हैं कोई सा भी, तो दो सरफेस पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करता है। अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा पीछे की तरफ लग रहा है, अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स जो कि मोशंस का अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक सरफेस फोर्स होता है। तो ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द फोर्स दैट टेंड्स टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के मोशंस को स्लो डाउन करने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है। तो आप साइकिल भी चला रहे हो, अगर आपकी रोड जो है वो, अगर उस पर फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब कम स्मूथ है, तो ज्यादा आपका मसल्स पे फोर्स लगता है। तो ये समझ में आ रहा है हमको कि कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा मोशंस के टेंडेंसी को अपोज कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है, अगर सरफेस कांटेक्ट में है, मतलब दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से। अगला आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज वाटर फ्लो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन 4 केसेस में क्या
वाटर ग्रेविटी की वजह से फ्लो करेगा। इसमें कौन सा मतलब किस केसेस में वाटर ग्रेविटी की वजह से फ्लो करेगा? तो वाटर कभी भी ग्रेविटी की वजह से फ्लो कैसे करेगा? आपके घरों में ऊपर क्या है, छत के ऊपर क्या होता है, वाटर टैंक बना होता है स्टोरेज के लिए पानी का। तो जब आप नीचे से पंप से पानी ऊपर भेजते हो तो वो क्यों पानी जाता है? वो प्रेशर्स की वजह से जाता है, क्योंकि आपका पंप जो है वो पुल्स करता है उसको, ठीक है। तो उसके पुश करने की वजह से आपके टंकी में पानी स्टोर होता है। लेकिन क्या टंकी से पानी नीचे आने में आपने कोई पंप लगाया है? तो बिल्कुल नहीं लगाया। आपने सिर्फ टंकी एक हाइट पे टंकी रखा है जिसपे पानी भरा है, और अगले बार आपको क्या है, सिर्फ टैप खोल देना है। तो वो पानी क्यों आता है? आप भी देखते हो कि अगर पानी बराबर टंकी के बराबर लेवल पे टैप लगा दीजिए तो पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो पानी तभी निकलेगा जब हाइट का डिफरेंस होगा। तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसको ग्रेविटी फोर्स मिल जाती है उस पानी को। तो इसमें ऑप्शन दिया है वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप से वाटर फ्लो करेगा, आप किसी पहाड़ पर से पानी फ्लो कर रहा है, तो वो भी ग्रेविटी की वजह से कर रहा है, क्योंकि उस पर वेट लगने लग रहा है, ठीक है। आपके घर पे टंकी रखा, उसमें नीचे टैप लगाए, उसमें भी पानी फ्लो करेगा, तो किसकी वजह से करेगा? वो भी फ्लो करेगा, तो ग्रेविटी की वजह से फ्लो करेगा। तो वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टैप, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है आपका? वाटर फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम लीकिंग ज्वाइंट्स। मतलब कोई पहाड़ी इलाके में कोई ज्वाइंट्स लीकेज है, उससे पानी फ्लो कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ग्रेविटी का रीजन नहीं है। अगला क्या है, मूवमेंट ऑफ वेव्स इन द पाउंड। तो पाउंड्स के मूवमेंट में, पाउंड्स में वेव फॉर्मेशन, मतलब आप नदी वो तालाब है, उसमें एक पत्थर मार दीजिए तब भी उसमें वेव फॉर्मेशन हो जाएगा। वो वेव फॉर्मेशन किसी भी ग्रेविटी का कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह वाटर इन रिवर्स फ्लो ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर की बात ही नहीं है, बात ग्रेविटी की हो रही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दो लड़के दिखाए गए हैं, ठीक है, टू बॉयज, ठीक है। टू बॉयज, बॉयज ए एंड बी सोन अप्लाइंग फोर्सेस ऑन ए ब्लैक, ठीक, ब्लॉक, सॉरी। इफ द ब्लॉक मूव टुवर्ड द राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर ब्लॉक राइट के साइड में जा रहा है, राइट, ये राइट है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि फोर्स, जब भी हम लोग दो फोर्सेस लग रहे थे, कोई भी हमारा ब्लॉक था और दोनों साइड से फोर्सेस लग रहे थे, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे? नेट फोर्सेस निकाल रहे थे। जिधर नेट फोर्सेस आ रहा था, क्योंकि फोर्स का एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया, जिधर नेट फोर्सेस आ रहा था ब्लॉक का मूवमेंट भी उधर ही हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दो लड़के हैं और दोनों ने फोर्स लगाया है और ब्लॉक का मूवमेंट ए साइड में कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि फोर्स की वैल्यू किधर ज्यादा होगी? ए के साइड में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है, तो आगे के ऑप्शंस की पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन देखिए आप। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, ठीक है, द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर? तो हैमर पे ले रहे हो आप, हैमरिंग एक्शन कर रहे हो, ठीक है। एक सर्किट आपको दिखाया हुआ है, ठीक। ये व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड, जब सर्किट कंप्लीट हो गया है, द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग, तो हैमर स्ट्राइक कर रहा है, तो इस सर्किट में कौन सी फोर्स लग रही है? किस फोर्स की वजह से ये हैमर स्ट्राइक करेगा? तो सर्किट बना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, और दोनों इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से ये हैमर क्या कर रहा है? ब्लो कर रहा है। इसलिए यहाँ का राइट ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? ड्यूरिंग ड्राई वेदर, वाइल sometimes they experience hair flowing flying apart, the force responsible for this, ठीक है। भाई इसमें क्या है, जब ड्राई वेदर रहता है तो आपके बाल में क्या है, गीले नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका बाल का वेट क्या होता है? हल्का होता है। क्या कह रहा है कि बाल भी उड़ने लगता है। ये किस फोर्स की वजह से होता है? ये फोर्स देखिए, जब बाल में थोड़ा सा पानी लगा रहता है तो वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो दोनों फोर्सेस की वजह से चिपके रहते हैं। कौन से फोर्सेस की वजह से? आप देखेंगे कि आपने कई बार, वो चार्जेस है, एक तरह से वो चार्जेस ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही फोर्स होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं होगा। चिपक रहे हैं तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज का रीजन होगा, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है? ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस इज रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। दो ऑब्जेक्ट आपस में रिपेल कर रहे हैं, इसका रिपल्सन किस वजह से हो रहा है, ये बताइए आप। इसका आंसर बताइए, देखिए आप। तो इसका आंसर तो आप समझ ही गए थे,
क्योंकि इन दोनों जो हेयर के बाल जो हैं इनके बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस एक्ट करने लगते हैं। क्या होता है, जब भी बाल जो है आपका ड्राई है उस पर क्या होगा, बाल और कंघी के बीच में इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब आपस में एक इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो हेयर होगा वो चार्जेस होगा और इक्वल चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सेम नेचर के चार्जेस। तो इसका ये रीजन होगा, इसको अभी आप बहुत डीपली नहीं समझ पाएंगे। आगे जो हम लोग देख रहे थे कि टू ऑब्जेक्ट रिपल ईच अदर, द रिपल्सन कुड बी ड्यू टू, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, सेम नेचर के चार्जेस। अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस, इसके बगल में भी पॉजिटिव चार्जेस रखेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ठीक, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रीजन हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी रीजन हो सकता है। अगर एक दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट का आपको नेचर पता होगा कि जैसे कोई मैग्नेट लेते हैं वो आपस में नॉर्थ और साउथ पोल में बदल जाते हैं। अब अगर आप किसी एक सिरे पे जो कि साउथ पोल हो और नॉर्थ पोल, इन दोनों को आपस में पास ले जाएंगे तो ये दोनों क्या करते हैं, दूर भागते हैं। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। तो ये दोनों फोर्स की वजह से रिपल्सन आ सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये सब नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है, डी, आइदर ए मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली दो टाइप्स के फोर्सेस हम लोग जानते हैं, एक फोर्स होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। और ये सारे एग्जांपल आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, बस आपको एक बार ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स नाम से ही पता चल रहा है ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, जो बैलेंस होगा। बैलेंस मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था। बैलेंस, आप घर से जाते हैं, आप अभी तो बहुत जगहों पे आज भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन यूज नहीं करते हैं, तो जहां पे आपके तराजू बोलते हैं हिंदी में, तराजू लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक जगह 1 kg का वेट रखा और 1 kg आपने उससे टमाटर मांगा, ठीक है। तो टमाटर तौल रहा है वो, क्या आप क्या देखते हो, आप वहां पे देखते हो एक कांटा बना होता है, उस पर एक ऐसी नीडल होती है, वो इधर और इधर जाती है। तो जब इधर होती है तब भी आप नहीं लेते हो, इधर होती है तब भी नहीं लेते हो, जब वो बीच में आ जाती है तो आप क्या करते हो, ले लेते हो। तो बीच में आ कैसे रहा है, 1 kg का वेट रखा और 1 kg का सामान रखा, जब दोनों बराबर हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग ले लिए। तो बराबर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इस पे भी 1 kg का वेट है, इसके पे भी 1 kg का वेट है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, मास और वेट में अंतर, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, वेट क्या है, फोर्स है। तो इसका मतलब जब दोनों साइड में फोर्स बराबर हो जा रहा था तो वो क्या था, बैलेंस फोर्स था। एक एग्जांपल वो देखनी है। अभी हम मान लीजिए कि हम अपने घर पे टेबल देखे हुए हैं, और टेबल पे मान लीजिए कि मैं गया और टेबल पे ले जाके, ये मेरी बुक है, ये बुक जाके रखाया टेबल पे, ठीक है। तो टेबल पे जैसे बुक रखा क्या होगा, बुक गायब हो जाएगा, नहीं। टेबल पे बुक रखा, आधे घंटे बाद तुम गए टेबल पे, फिर भी आपको ऐसे ही बुक मिला। क्यों मिला, क्योंकि टेबल पे इस बुक का जो वेट है, टेबल सफिशियंट वेट नीचे से लगा देगा, इतने ही वेट वो नीचे से लगाएगा और ये जिस पोजीशन में था उसी पे रहेगा। लेकिन क्या टेबल पे आप खड़े हो जाओ तो टेबल वैसे ही रहेगा, नहीं। आप खड़े होगे, आपका वेट भारी होगा और टेबल क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि जब आपने बुक रखा तो उतना ही फोर्स टेबल नीचे से लगाने के लिए कैपेबल था, उतना ही फोर्स लगाया और वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप खड़े हो गए, आपका वेट 60 kg का, अच्छा 8th के बच्चे 60 kg के नहीं है, 40 kg के, ठीक है, आपका वेट 40 kg का, तो वो वेट जो है वो टेबल नहीं लगा पाया, इस वजह से टेबल क्या होगा, ब्रेक कर गया, आपके सपनों की तरह, सॉरी, ठीक है। तो जैसे आप 40 kg के थे, यहाँ पे गए, ये क्या हो गया, ब्रेक कर गया। इसी टेबल पे आपने एक किताब रखा था, ठीक है, वो किताब क्या हुआ, जैसे था वैसे ही था, वो कुछ नहीं हुआ क्योंकि उतना वेट ही टेबल ने नीचे से लगा दिया। तो ओवरऑल अभी आप एक एग्जाम्पल रोप टाई का भी एग्जाम्पल देखे थे। रोप टाई में क्या होता है कि आप खेल लेते हैं, 3 लोग एक साइड में आ गए, 4 लोग एक साइड में आ गए, तो अब वहां पे क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। 3 लोग एक साइड में थे, तीनों एक बराबर ताकत लगा रहे हैं, मैं ये मान के बात कर रहा हूँ। फिर 3 लोग दूसरे साइड में, तो अब वो रोक की रस्सी किधर भी नहीं जाएगी, दोनों एक बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे ही बैलेंस फोर्स वो फोर्सेज है। मेन बात जो है बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट वेट लग जाता है। कोई एक बॉडी है, मान लीजिए आपने एक 5 kN का फोर्स इधर लगा इस डायरेक्शन में, तो 5 ही kN का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो ये दोनों साइड क्या है, आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर यही बॉडी है, इसमें 5 N का फोर्स एक डायरेक्शन में लगा और 7 N का फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 N का। यही एफ नेट जो है, एफ नेट, अब ये क्या है, बराबर नहीं है।
तो ये बराबर नहीं है, तो क्या है, अनबैलेंस फोर्सेज है। बैलेंस फोर्स में बॉडी जो है अपने पोजीशन पे रहती है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्स में उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। आइए और एग्जांपल्स इसको हम देखते हैं। अभी यहाँ पे एक रॉकेट का एग्जांपल दिया गया है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ये आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट है, ठीक है। तो फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, द रॉकेट मूव्स अप इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे ये रॉकेट है, रॉकेट आपने देखा होगा कि नीचे बहुत तेज जलता है, तो नीचे उसके गैसेस जाती हैं, वो गैसेस क्या करती हैं, अर्थ पे खूब भयंकर प्रेशर लगाती हैं, और उस प्रेशर की वजह से क्या है, रॉकेट ऊपर थ्रस्ट लगाता है। अभी थ्रस्ट क्या है, इस वर्ड को आप बस अभी के टाइम में फोर्स ही समझिए, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। रॉकेट क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है। थ्रस्ट किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो रॉकेट क्या है, ऊपर जाता है। जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि जो एयर का फ्लो है वो दोनों साइड से बराबर है, और रॉकेट सीधा ही जाएगा। क्यों सीधा जाएगा, कि जितना थ्रस्ट ऊपर लगेगा, नीचे से जितना वो फोर्स लगाया ग्रेविटी पे की वजह से, नीचे ग्रेविटी नीचे लाना चाहेगी, लेकिन रॉकेट का जो पीछे जो ईंधन की वजह से जो गैसेस निकल रहे हैं, आग जो जल रहा है, वो उसको नीचे फोर्स लगाएगा ऊपर जाने के लिए, और वो थ्रस्ट पाके रॉकेट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसी रॉकेट पे हम लोग एयर को कंसीडर कर लें कि एज ए साइड फोर्स है, देखिए ऊपर और नीचे का फोर्सेज आपस में बैलेंस कर रहा है, ठीक है, ये बैलेंस फोर्स है। ये नीचे ग्रेविटी लग रहा था, ऊपर थ्रस्ट लग रहा था, ये एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर रहा है, लेकिन साइड से एयर प्रेशर लग गया, तो अब रॉकेट क्या है, सीधा जाके टिल्ट हो गया, रॉकेट अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये किसकी वजह से हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। मतलब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस में जब आपके नेट फोर्सेस जीरो हो जाएं, ठीक है। मान लीजिए आपका एक कोई ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है। आपके जब नेट फोर्स है, ये कोई बॉडी है, जरूरी नहीं है फोर्स हमेशा इधर ही से लगेगा या इधर ही से लगेगा, फोर्स ऊपर नीचे भी लग सकता है, और जरूरी नहीं है कि फोर्स दो ही लगेगा, फोर्स 4, 6, 8, 10, 50, 100 कितने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये 5 न्यूटन ये लगा, 5 न्यूटन ये लगा, तो ये दोनों आपस में क्या किए, एक दूसरे को बैलेंस कर ली। ऐसे ही मान लीजिए ऊपर से 2 न्यूटन लगा और नीचे से भी 2 न्यूटन लगा, ये दोनों फोर्स आपस में क्या किए, बैलेंस कर लिए। तो इस केस में एफ नेट निकालते हैं। अगर एफ नेट, नेट फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस की वैल्यू 0 आ जाए तो इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। और ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऊपर लगाया 2 न्यूटन, नीचे लगाया 2 न्यूटन, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। साइड में लगाया 5 न्यूटन, इधर लगाया 3 न्यूटन। अब क्या है, इसका ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहां पे क्या होगा कि बॉडी के पास 2 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। तो अब ये बॉडी किधर मूव आउट करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो समझ में आया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ऐसे जो रस्सी वाला खेलते हैं रोप टाई, उसमें भी अगर 3 लोग एक साइड में, 4 लोग एक साइड में, 3 और 3 बराबर फोर्स लगा रहे हैं, एक ज्यादा लगा रहा है, तो आप जब खींचोगे तो रस्सी किस डायरेक्शन में जाएगी, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी उधर किधर जाओगे, जिधर ज्यादा फोर्सेज लग रहा है। तो ऐसे ही फोर्सेज आपका क्या था, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। दूसरे टाइप का फोर्सेज हम लोग डिफाइन किए हैं, क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये देखते हैं। तो कोई सा भी फोर्स जो उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट के बेसिस पे लग रहा है, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स है, आप किसी चीज पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप क्या लगा रहे हो, आप मोशन कर रहे हो, तो मोशन को अपोज करने के लिए सरफेस जो है वो क्या लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है सिर्फ ये क्यों, इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सरफेस के कांटेक्ट में हो। लाइक एग्जांपल, जैसे आप मान लो नॉर्मल ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन की स्पीड जो आपके टाइम सामने चलती है उसकी कितनी हो सकती है, 90, 100, 110 मैक्सिमम स्पीड होती है। मगर वही आप बुलेट ट्रेन ले लीजिए, बुलेट ट्रेन में क्या होता है, बुलेट ट्रेन की स्पीड 450, 550 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो वो 450, 550 किलोमीटर क्यों होती है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन जो है, जो हमारी रेल होती है, उस पर कांटेक्ट होके चलती है। अगर किसी सरफेस पे कांटेक्ट होके जा रही है, ठीक है, सरफेस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोज करता है मोशन का। तो अगर मान लीजिए हम अपनी ये नॉर्मल ट्रेन को सेम ट्रैक पे 300 किलोमीटर की स्पीड से चला दें, तो जो रेल पर बना हुआ है ना, जिसपे रेलवे ट्रैक ट्रेन आपकी दौड़ती है, वो रेल क्या है, पिघल जाएगा।
क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना फ्रिक्शनल फोर्स और इतनी हीट जनरेट होगी कि वो पिघल जाएगा। इसलिए, और बुलेट ट्रेन क्यों चलती है? क्योंकि बुलेट ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स नहीं होते उसमें, उसके व्हील मैग्नेट लगे होते हैं, तो वो उसमें एक दूसरे के सरफेस पे कांटेक्ट नहीं होता है। कांटेक्ट नहीं होता तो इतना फोर्स उसमें, फ्रिक्शनल फोर्स और हीट जनरेट नहीं होती है, इसलिए वो इतने स्पीड में चल जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल दो टाइप्स के फोर्सेस फिर से हम लोग बांटे हैं। पहले पिछले बार क्राइटेरिया क्या था कि अगर बैलेंस होगा नहीं बैलेंस होगा, उस हिसाब से बैलेंस और नॉन बैलेंस फोर्स माने थे। एफ नेट जो है वो बैलेंस फोर्स में 0 हो रहा था, और अगर एफ नेट 0 नहीं हो रहा था तो उसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स बता दिए। अब इसी तरह हम लोग बनाए हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके डेफिनेशन में ही दिख रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब आप किसी चीज के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। अब वो चीज क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, सरफेस है। जो भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका सरफेस उस फोर्स के कांटेक्ट में है, डायरेक्टली कांटेक्ट में। आप डेफिनेशन में देखेंगे, ए कांटेक्ट फोर्स इन्वॉल्व्स ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट इसमें जो है वो दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की जब बात करेंगे तो नॉन कांटेक्ट फोर्स इन्वॉल्व्स ए फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट नॉट टचिंग, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यू कैन नॉट सी एनीथिंग फिजिकली touching but there is still an attraction or repulsion like electrostatics force। दो चार्जेस रखा है, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको लगता नहीं दिख रहा है, फिजिकली आपको दिख नहीं रहा है, तो वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ऐसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल देख लीजिए, दो मैग्नेट है या एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला सब्सटेंस है, आप उसको रख दीजिए और आप ऐसे मैग्नेट पास में लेके जा रहे हैं, वो क्या करता है, तुरंत खींच के आ जाता है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता हुआ आपको दिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे कोई रेस जा रही है उसको पकड़ रही है, ऐसे ला रही है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, वो आपको दिखता नहीं है, मतलब वो दोनों आपको दिख नहीं रहे हैं और वो फिर भी उसको अट्रैक्ट कर ले रहा, अट्रैक्ट करके अपने पास बुला ले रहा, तो लग तो रहा है फोर्स, लेकिन आपको लगता हुआ दिख नहीं रहा है फिजिकली, तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें एग्जांपल देखिए, आपको कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शन। मैंने बोला भी था आपको, सरफेस से सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। अब एक सरफेस अगर मोशन कर रहा है, दूसरा सरफेस स्टैटिक है, तो दोनों के बीच में क्या लगा, फ्रिक्शन। आगे आपका चैप्टर भी है फ्रिक्शन, उसमें हम लोग फ्रिक्शन को खूब डिटेल से पढ़ेंगे एकदम समझते हुए। अभी क्या है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, दो सरफेस के बीच में लगता है, और क्या किस डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों लगता है, जब भी मोशन होगा तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिक डेवलप हो ही जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड कैन बी प्रेजेंट। अब हम लोग चल रहे हैं तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं, नहीं तो हम चल नहीं पाते। कोई बहुत स्मूथ सरफेस है, आप वहां दौड़ते हैं तो तुरंत गिर जाएंगे, क्यों गिर जाएंगे, क्योंकि उनको इतना फिजिकल वो कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी नहीं मिल रही है। अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, जो हमको टेंस कर रहा है आगे की तरफ धक्का देना जाने के लिए, तो वो हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में। अभी हमारे दो टाइप के फोर्सेस हैं, एक कॉन्टैक्ट एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हमारे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे होंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होंगे, मतलब आपको कोई चीज आपको टच करता हुआ दो ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगा, तो ये क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। एग्जांपल मैंने ले लिया मैग्नेटिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। जहां दो चार्जेस होगा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जहां पे दो मैग्नेट होगा या एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वहां पे भी ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेज का, ग्रेविटी। आप कोई बॉल ऊपर फेंक रहे हो, बॉल सीधे नीचे आ रही है, तो क्या आपको दिख रहा है ग्रेविटी फोर्स लगते हुए, नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉल नीचे आ रही है, इसका मतलब उसको कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स जो लगा रहा है ग्रेविटी फोर्स, वो भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसमें हम लोग और इसके एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच, एक दूसरे को टच करता है। जैसे अप्लाइड फोर्सेस, ये बेसबॉल खेल रहा है, बॉल आया और उसको मारा, बॉल जब उससे टच हुआ तब उसको क्या मिला, डायरेक्शंस मिला, तो ये कौन से टाइप्स का एग्जांपल है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है। स्प्रिंग फोर्सेस, आपने वेट लिया, स्प्रिंग हुक जो आप लेते हैं घरों में, वेट नापते हैं कि कितना वेट है, उसको वेट नीचे फंसाया और उसको उठाया, ठीक है, तो वो भी तो कांटेक्ट, उसमें स्प्रिंग ही लगा हुआ है, तो वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस। गाड़ियों का जो सॉकर है, आपका टायर है, गाड़ी पे झटका आया, सॉकर पे शॉक आया,
तो वो गाड़ी का जो व्हील्स है प्रॉपर उसको कांटेक्ट की वजह से उस पे फोर्स ट्रांसफर कर रहा है, वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस। ड्रैग फोर्सेस, ये वर्ड शायद आप बहुत ज्यादा इस टाइम नहीं समझेंगे। अभी क्या है कि पानी में फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो एक साइड में ग्रेविटी के अलावा भी एक फोर्स लगता है, उसको ड्रैग फोर्सेस बोलते हैं। चलिए वो हम आगे देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्सेस, मैंने बताया था दो सरफेस के बीच में जो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट से जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस रख दिया तो आपस में फोर्स लगा, और फिर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं अभी पहले ही। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो, बनाने की कोशिश करो। ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से सोच के मुझे आंसर करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज ए कॉन्टैक्ट फोर्सेज। आपको बताना है कि चार फोर्सेज में कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। तो क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉन्टैक्ट फोर्सेज है? ग्रेविटी फोर्स आपको फिजिकली टच होते हुए और लगते हुए दिखता है? बिल्कुल नहीं। सब लोग आंसर दे दोगे नहीं, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेज है? दो मैग्नेट को आप आपस में ला रहे हो, चाहे वो अट्रैक्ट हो या रिपल्सन हो, वो तो उससे डिपेंड करता है उसका डायरेक्शन कैसा है। तो क्या वो आपको लगते हुए फिजिकली टच होते हुए दिखता है या फोर्स लगते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं दिख रहा है। तो कौन से फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स तो वैसे ही सरफेस से सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो वो तो आपको दिखेगा ही। अगला क्या है आपका? मस्कुलर फोर्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मसल से आपका जो फोर्स लग रहा है वो कभी भी मसल से, ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे लिया बॉक्सिंग ऐसे आपको मारा और आप ऐसे गिर गए, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यहां से ऐसे बॉक्सिंग मारा और आप चैनल पे देख रहे हो अपना कि हाँ सर मुझे पढ़ा रहे हैं और आप गिर गए, तुरंत आपको चोट लग गया। अगर ऐसा होता तो कैसा फोर्स होता? नॉन कॉन्टैक्ट। लेकिन मैं आपको मारना है तो आप मेरे सामने आओगे और मैं आपको खींच के मुक्का मारूंगा, मसल्स की वजह से मेरे फोर्स लग रहा है और वो आपको मुक्का कांटेक्ट हो रहा है, तब आपके कुछ डैमेज हो रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स होगा? कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक। सिंपल है यार, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चलिए, अब ये सारे टॉपिक्स खत्म हुए। अब मैं इसको थ्रस्ट से, हम लोग व्हाट इज थ्रस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझते हैं कि थ्रस्ट क्या होगा और उस चीज को देखते हैं, ठीक। ठीक है, तो अब नया टॉपिक हमारा क्या है? थ्रस्ट। तो आज हम अभी देखते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मेजर इन न्यूटन्स इन द एसआई यूनिट एंड डाइन, ठीक है। तो पहले क्या दिया है? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता हो, ठीक है, उसके सरफेस पे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। लाइक ये मेरा बोर्ड है, ठीक। अब ये बोर्ड का एक सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? 2D सरफेस है। एक डायरेक्ट डायमेंशन आपका x है, एक डायमेंशन y है, ठीक है। तो मे भी आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। इसको क्या बोलेंगे? जैसे आपका दीवार है जो पेंट करते हैं वो एक सरफेस है, ठीक है। तो ऐसे मेरा बोर्ड क्या है? दीवार ही है एक तरह से। ये क्या है? एक सरफेस है। इस सरफेस पे मान लीजिए मैं, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके क्या लगाऊं? ये ऐसे है, इस सरफेस पे तो कैसा है? परपेंडिकुलर है, ठीक। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस परपेंडिकुलर है ये, इससे मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो ये लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होगा? थ्रस्ट होगा। सिंपल, समझ में आया? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्सेस जो सरफेस पे लगेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। चूंकि ये भी थ्रस्ट भी क्या है? ये भी एक फोर्स है, और फोर्स की यूनिट आप लोग जानते ही हैं एसआई, और फोर्स की यूनिट एसआई और सीजीएस सिस्टम में क्या है आप लोग जानते ही हैं। क्या होगा फोर्स की यूनिट एसआई और सीजीएस सिस्टम में? बताइए आप लोग जल्दी से। एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या होगा? एसआई यूनिट में बता दीजिए जल्दी से, फास्ट एकदम। एसआई यूनिट में क्या होगा और सीजीएस में क्या होगा? दो तरह के यूनिट में मैंने बताया था। एसआई में बोलेंगे न्यूटन और सीजीएस में क्या था? डाइन, ठीक है। और एक चीज याद होगा, न्यूटन को हम लोग क्या बोले थे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन को क्या बोले थे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो चलिए ये तो यूनिट की बात थी। थ्रस्ट भी इज टाइप ऑफ फोर्स है। थ्रस्ट कैसे लग रहा है ये आप देख भी रहे होंगे। ये थ्रस्ट कैसे लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये सरफेस है और इस पे हम क्या लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। इसका मतलब आप एक एग्जांपल से समझ ही गए हैं। ये एक मेरा सरफेस है, इस सरफेस पे ये मेरा पेन है, पेन को मैं इसके ये ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे, इसी लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो थ्रस्ट इज ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी क्या है, प्रेशर, फोर्स, थ्रस्ट और प्रेशर। फिलहाल अभी एक बार डिस्कस करता हूं मैं, फिर आपसे पूछूंगा दोनों में डिफरेंस, आप सोच के बताना मुझे। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्या है, कोई सा भी फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे एक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल। प्रेशर्स की और भी यूनिट होती है। प्रेशर्स की यूनिट क्या क्या होती है, एटीएम होती है, पास्कल होती है, बार होती है, टॉर होती है, पीएसआई होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। लेकिन जनरली हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे तो प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, सिंपली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, तो अभी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए, प्रेशर। प्रेशर का डिफिनेशन ये है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक, अब ये प्रेशर आप देख रहे होंगे, ये एक आपको पूरा टोटल पिक्चर्स दिया है। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, प्रेशर इज द थ्रस्ट। ठीक है, प्रेशर भी एक क्या है, थ्रस्ट है, और थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। बस क्या है, थ्रस्ट 90 डिग्री लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर इज ए थ्रस्ट और फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो प्रेशर्स को क्या बोल सकते हैं, मैंने अभी आपको दिया था, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये फोर्स कौन सा फोर्स है, थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। लाइक जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, सेम थ्रस्ट ऑन डिफरेंट एरिया, आप देख रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया कितना है, इससे 10 टाइम्स छोटा है, 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर पे लगने वाला फोर्स कितना था, 100। तो अगर यहाँ का मैं प्रेशर निकालूं कि प्रेशर कितना होगा, 90 डिग्री लग रहा है। ठीक है, तो थ्रस्ट कितना है यहाँ पे, 100 न्यूटन, और एरिया कितना है आपका 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे कितना आया, 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका थ्रस्ट कितना है, वो प्रेशर कितना है, 100। अब आप देखिए कि अगर एरिया 10 टाइम्स छोटा है तो यहाँ पे कितना प्रेशर आया, 1000, मतलब इससे 10 गुना अंतर है। एरिया अगर 10 टाइम्स छोटा है तो प्रेशर कितना होगा, 10 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें, डिफरेंट थ्रस्ट है, यहाँ पे थ्रस्ट क्या है, या फोर्स कितनी है, 50 है, और यहाँ पे कितनी है, 100 है। आप ऑब्जेक्ट का एरिया देखिए, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर है, भले वो दो बॉडी के टाइप में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे फोर्स की ये जो आपका थ्रस्ट की वैल्यू 50 है, यहाँ पे थ्रस्ट की वैल्यू 100 है। दोनों पे कितना प्रेशर आ रहा है, इस पे 50 पास्कल आ रहा है, इस पे 100 पास्कल आ रहा है। हाँ, एक चीज और मुझे बताना था आप लोगों को कि यहाँ पे यूनिट देख रहे होंगे, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, पास्कल, यानी कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलेंगे 1 पास्कल। तो यहाँ पे सारी यूनिट किस में ले रखा है, पास्कल। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बार जब ये मेरा थ्रस्ट दोनों में सेम था, मतलब फोर्स दोनों बॉडी पे सेम लगा रहा था, और एक बॉडी का एरिया 1 मीटर था और दूसरा उससे 10 टाइम्स छोटा 0.1 मीटर स्क्वायर था, तो दोनों केसेस में जो प्रेशर्स की वैल्यू आई थी अलग अलग आई थी। जिसमें छोटा एरिया था उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आया था, उससे 10 टाइम्स ज्यादा आया था, और जिसमें बड़ा एरिया था उसमें प्रेशर कम आया था। इसका मतलब ये बात हमको समझ में आ रही है कि प्रेशर तभी ज्यादा होगा जब उसका कांटेक्ट एरिया कम होगा। ठीक है, तो वो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये आपको इस एग्जांपल से भी दिख रहा है और इस एग्जांपल से भी दिख रहा है। यहां पे आपको क्या शिक्षा मिल रही है कि सेम थ्रस्ट, दोनों में सेम थ्रस्ट था, बट स्मॉलर एरिया गिव ग्रेटर प्रेशर। ठीक,
यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सेम एरिया ग्रेटर थ्रस्ट ग्रेटर प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है फॉर्मूले से भी दिख रहा है क्या होगा, प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये एरिया कौन सा एरिया है, कांटेक्ट एरिया है, ठीक है, जितने दूरी में वो थ्रस्ट लग रहा है। लाइक मैंने बताया था कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा पेन है, अब मैं इस पेन से इस सरफेस पे थ्रस्ट लगा रहा हूं, 90 डिग्री लगा रहा हूं, तो ये क्या बोला जाएगा, थ्रस्ट बोला जाएगा। मैं लगा रहा हूं तो इसका कांटेक्ट एरिया कितना है, यही एरिया है जो ये बिंदी सा बना हुआ है, ठीक है, ना कि ये पूरा एरिया है। अगर मैं पूरा एरिया को दे दूंगा तो आपको ये एरिया नहीं लेना है, जितना दूर में मैंने थ्रस्ट लगा रहा हूं जितने एरिया में, यही एरिया लेना है, ठीक है। तो ये एरिया जितना छोटा होगा, अगर ये एरिया बहुत छोटा सा होगा, एकदम पिद्दी सा होगा, तो इसका प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब अगर इसी की जगह मैं इतना बड़ा अपने हाथ से यहाँ पे सेम सेम फोर्स लगाऊं, ठीक है, लेकिन मेरा कांटेक्ट एरिया कितना होगा, इस हाथ ये इस बिंदी से तो बहुत बड़ा हो गया, सेम प्रेशर लगाऊंगा तो मेरा क्या है, वो सेम फोर्स लगाऊंगा, सॉरी प्रेशर नहीं, सेम फोर्स लगाऊंगा, लेकिन प्रेशर मेरे हाथ के का कांटेक्ट एरिया बढ़ जाने की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये हम लोग को क्या बातें समझ में आई कि अगर हमारा थ्रस्ट सेम है बट एरिया स्मॉलर है, तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर प्रेशर होगा। और अगर हमारा थ्रस्ट डिफरेंट है और एरिया सेम है, तो भी जो प्रेशर होगा हमारा ग्रेटर प्रेशर आएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल आप देख रहे हैं, ए पिन हैज ए वेरी स्मॉल एरिया एट द टिप, सो इट एक्सर्ट हाई प्रेशर एंड पियर्सेस इजीली। आपका ये कोई पिन है, नोटिस बोर्ड में भी जो पिन लगाते हैं वो भी देखे होंगे, अगर पिन है तो आप पिन को इजीली लगा देंगे। अगर ये पेन है, पेन से मैं कहूंगा कि आप लगाइए, लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। ऐसे ही आपने चाकू भी देखा है, चाकू की अगर धार जो है, धार क्या करते हैं, धार जो बोलते हैं ना कि चाकू की धार खत्म हो गई, ठीक है, तो चाकू की धार को क्या करते हैं, लेते हैं पत्थर पे रगड़ते हैं, या किसी उसके पत्थर पे रगड़ने में क्या कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट एरिया को कम कर रहे हैं, धार बना रहे हैं, मतलब क्या करते हैं, घिस घिस के उसको पतला करते हैं, पतला करते हैं तो एरिया क्या होता है, कम होता जाता है। तो जितना ज्यादा कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा और उतना इजीली आपका ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए आपको ट्रक का टायर है, ठीक है, तो ट्रक पे अगर हैवी लोड है, आप देखे होंगे ट्रेलर है और बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, अगर हैवी लोड है तो टायर्स की संख्या बढ़ते जाती है। टायर्स की संख्या क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हैवी लोड है तो हमको कांटेक्ट एरिया क्या है, ज्यादा चाहिए, तो जितना ज्यादा आप टायर बढ़ाते जाएंगे उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ता जाएगा और प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी। तो सारा कुछ दो बातों में समझ में आया हमें कि अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो सेम थ्रस्ट पे भी क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और अगर कांटेक्ट एरिया कम होगा तो सेम थ्रस्ट में भी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समझ में अगर ये आया है तो अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सब लोग सोच के आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया। मेरी कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उस पर ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, बस वो फोर्स है जो 90 डिग्री पे लग रहा है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर को मैंने क्या बोला था, आप क्या बोलेंगे, 1 पास्कल। पास्कल को इस कैपिटल पी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सी यूनिट है, सारी यूनिट किस यूनिट की बात हो रही है, ये सारी यूनिट है एसआई यूनिट की। तो यानी कि एसआई यूनिट में प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट में प्रेशर क्या होगा, पास्कल होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी, और इसी को बोलते हैं हम लोग पास्कल, ठीक। तो किसी भी वे में पूछ लेगा, आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के वे में पूछे या पास्कल के वे में पूछे। तो हम लोग अभी तक क्या देखें, व्हाट इज ए प्रेशर, व्हाट इज ए थ्रस्ट, ठीक है, और जब भी आपके कांटेक्ट एरिया कितना बढ़ेगा कितना घटेगा तो थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देखें। यूनिट ऑफ प्रेशर देखें, मैंने और भी यूनिट बताए हैं लेकिन एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। इसके अलावा मैंने क्या बोला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, आप सुने होंगे वर्ड्स, ठीक है, एटीएम होता है, बार होता है, टॉर होता है, पीएसआई होता है, बहुत ढेर सारी यूनिट प्रेशर्स की होती हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
तो अगला टॉपिक हम लोग वही सी में देख रहे हैं कि एक चीज हम लोग सीखे हैं अभी तक कि लार्ज प्रेशर अगर क्रिएट करना है तो हमेशा अपना एरिया क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट एरिया को स्मॉल करना पड़ेगा, और अगर स्मॉल एरिया मतलब प्रेशर क्रिएट करना है तो हमको अपना एरिया क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा। अब ये जगह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने देखा कि जब हमारा चाकू है तो चाकू से आपको फल काटना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको धार कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको एरिया को हम लोग कम कर रहे हैं। लेकिन अभी जब ट्रक पे जब सामान जा रहा है तो हम लोग उसमें खूब टायर्स बढ़ा दिए, तो वो उसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर्स को हम लोग कम कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रेशर्स को क्या कर रहे हैं, ज्यादा। चाकू के केस में प्रेशर्स को ज्यादा करें ताकि मेरे कम फोर्सेस से वो ज्यादा आपका सामान कट जाए, ठीक है, या अच्छे से कट जाए। और उसमें क्या था ट्रक में कि ज्यादा वेट को हम लोग कैरी कर पाए, दैट्स वाई हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि वाई नीडल हैज पॉइंटेड एंड। आप सोच के बताओ कि जो डॉक्टर आपको सुई लगाता है उसका पॉइंटेड एंड क्यों है, ठीक है। तो नीडल्स का पॉइंटेड एंड जो है वो क्यों है, क्योंकि अगर आप मान लो कि डॉक्टर इससे सुई लगाए, ठीक है, तो आपका जो घाव बनेगा, जो जगह कटेगा वो बहुत ज्यादा कटेगा, कई महीने तक एक एक इंजेक्शन लगवाने के चक्कर में आप 15 दिन अपने घाव को सही कर रहे होंगे। तो डॉक्टर को क्या है कि कम मतलब एरिया में से आपको प्रेशर, ज्यादा प्रेशर लगाने से आपके वो अपने पॉइंट पे पहुंच जा रहा है जहां पे उसको आपको इंजेक्शन देना है। और इसमें एक आपको उससे समझाता हूं, देखिए जब आपका ये पॉइंटेड एंड है, ठीक है, ये देखिए वाई नीडल है पॉइंटेड एंड, ठीक, तो सारा खेल किसका है, प्रेशर के लिए सारा काम कर रहे हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी आपको ये देखिए, ये नीडल्स अगर पॉइंटेड एंड नहीं होता, ऐसे सर्कुलर एंड होता, तो ये क्या है, एरिया क्या ले रहा है, ज्यादा एरिया ले रहा है। ज्यादा एरिया ले रहा है इसका मतलब क्या है, ये चीज आपकी बढ़ गई, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज बढ़ेगी तो हमारे फोर्स को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। हमको प्रेशर्स क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रख के ही, मतलब हल्के से फोर्स में ज्यादा प्रेशर्स क्रिएट करना है, तो ये एरिया क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो इसकी वजह से ये क्या है, शार्प एंड रखने पे एकदम इतना सा ही एरिया आ रहा है, और ये क्या है, इतना एरिया आ रहा है। मगर अगर शार्प एंड ना रखें तो क्या होगा, लेस प्रेशर डज नॉट पियर्स इजिली, बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए, और ये क्या है, इजिली उसमें आपके जगह पे पहुंच जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो एंड रखते हैं वो क्या एंड रखते हैं, पॉइंटेड एंड रखते हैं, ठीक है, ताकि वो बहुत कम एरिया में ज्यादा प्रेशर्स क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो ये आई होप कि आप सारे लोग ये पॉइंट्स मेरा समझ गए होंगे कि कॉन्टैक्ट एरिया का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रेशर्स के लिए। और प्रेशर्स क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ फोर्स लिखा है, तो भाई थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, बस वो 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स है। तो ये बहुत सी बातें हम लोग इतने इजीली तरीके से सीख लिए, आप लोग भी काफी अच्छे तरीके से सीखे हैं। और फिर अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, वाई ट्रैक्टर हैव वाइडर टायर्स। आप देखेंगे बाइक जो है आपका, उसका टायर पतला होता है, साइकिल का और पतला होता है, और ट्रैक्टर के टायर्स इतने चौड़े चौड़े होते हैं, क्यों होते हैं, जरा आप एक बार सोच के आंसर करो, ठीक है। मेरा वीडियो पॉज करो, 1 मिनट सोचो कि क्या होता है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखिए वही बात है, ट्रैक्टर्स का अगर एरिया ये जो है आपका टायर्स पतला होता, तो पतले एरिया से क्या है, स्मॉल एरिया, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि आपको ट्रैक्टर चलाने हैं फील्ड में। अगर फील्ड में एक ही जगह पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता तो ट्रैक्टर वहां धंस जाएगा, जमीन धंस जाएगी, निकलेगा नहीं, फंस जाएगा, फिर आपको धक्का मारना पड़ेगा बाहुबली स्टाइल में, ठीक है। तो आप कहोगे सर आप बाहुबली हो ही नहीं, तो तुम धक्का ही नहीं मार पाओगे। तो आपके आपके सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स के टायर को चौड़ा कर देते हैं। चौड़ा टायर, कम प्रेशर, कम धसेगा, किसी भी तरह के सरफेस पे चलेगा, वो जमीन आपकी धसेगी नहीं, चाहे वो दलदली हो जैसे भी हो, ठीक है। ज्यादा बड़ा टायर प्रेशर्स को कम कर देगा, ठीक है, और ये इसकी वजह से क्या होगा, आप इजीली उस सरफेस से निकल पाओगे, ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन ए टेबल एज शोन इन गिवन फिगर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी। तो आप देखिए ये 3 तरीके से ये ईंट जो है आपके टेबल पे रखा है, ठीक है। ईंट तो मान लो आप, ईंट का जनरली वेट 3 kg होता है जो घरों में यूज होते हैं, तो मैं मान लेता हूं सारे ईंट तो सेम ही है, सारे के वेट सेम ही होंगे। लेकिन खेल देखो प्रेशर का, ठीक है, वो सारे प्रेशर अलग अलग लगाएंगे किसके ऊपर, आपके किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो आप मुझे सोच के आंसर करो कि ये 3 केसेस में किस केसेस में टेबल पे सबसे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या ए वाला सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा, कि बी वाला लगाएगा, कि सी वाला लगाएगा, ठीक है। आप सोच के आंसर करो। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा, ए वाला करेगा, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट एरिया सबसे कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, ठीक है।
तो इसके हिसाब से क्या होगा, मैक्सिमम इन पोजीशन ए। सब लोग आई होप कि सारे लोगों ने आंसर ये दे दिया होगा, सबको ये बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्या है, ये भी बात है कि वाई कैमल्स कैन वॉक इजिली ओवर द सैंड, तो उसमें भी कॉन्टैक्ट प्रेशर्स का है, उसके जो पैर होते हैं उसको वो बड़ा होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, वही बात है, सैंड क्या है, दल धंसने वाली चीज होती है। कॉन्टैक्ट एरिया अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। फोर्स नहीं, सॉरी, प्रेशर। कॉन्टैक्ट एरिया जो है अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ऐसे ही आपको और ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि अनूप प्लेस ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर इंटू एंड 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विथ डिफरेंट फेसेस टचिंग द टेबल, विच फेस टचिंग द टेबल विल हैव द ग्रेटेस्ट प्रेशर एक्सर्टेड। तो आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट टाइप्स के इनका मतलब डायमेंशन दे रखा है। तो आप एक बात बताओ, अगर टेबल पे इस डायमेंशन में रखा है तो इसका एरिया जरा मुझे कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, इस पे भी अगर इस तरह से रखा है तो इसका भी एरिया बता दो, जल्दी से मुझे इसका कॉन्टैक्ट एरिया बताओ जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। और अगर इस पे रखा है तो इसका भी जो मुझे है एरिया आप बता दो, एरिया कितना होगा। तीनों का एरिया कैलकुलेट करो जल्दी, एकदम फास्ट कैलकुलेट करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारे लोग इसका कॉन्टैक्ट एरिया कैलकुलेट करो, जो कॉन्टैक्ट एरिया टेबल पे टच कर रहा होगा। तो कॉन्टैक्ट एरिया मैंने बताया कि अगर ये मेरा पेन है तो ये भी तो इसका एरिया देगा, लेकिन ये एरिया नहीं लेंगे जो मेरा इस पे कांटेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो छोट पतला सा नीडल कांटेक्ट में आ रहा है दूसरे सरफेस के, सिर्फ वही एरिया लेंगे। अब आप लोग ये कैलकुलेट करोगे, अगर ये बॉक्सेस है ऐसे टेबल पे रखा है, इसका एक डायमेंशन 12 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, हाइट से तो लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ आपका एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो इसका एरिया कितना होगा, 12 इंटू 6। ये कौन से एरिया की बात कर रहा है, कॉन्टैक्ट एरिया की बात कर रहा है, जो कि सरफेस के टच में होगा। कॉन्टैक्ट एरिया मान लीजिए आपका टेबल है, सिर्फ वो एरिया जो उसके सरफेस से टच होगा, तो वो एरिया कितना होगा, 12 इंटू 6। इसमें कितना होगा, जिस तरीके से रखा है ये 6 और ये 8, इसका एरिया कितना होगा, 6 इंटू 8। इसका कॉन्टैक्ट एरिया कितना होगा, 6 12 इंटू 6। ठीक है, और ये तो कैन नॉट बी से, तो किसका ज्यादा एरिया आ रहा है, 72। इसका कितना आ रहा है, 48। और इसका कितना आ रहा है, 72। तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, टेबल टच विल हैव द ग्रेटेस्ट प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर वो लगाएगा जिसका कांटेक्ट एरिया सबसे कम होगा। तो सबसे कम कांटेक्ट एरिया किसका आ रहा है, इसका, तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे का देखते हैं। आगे क्या है, ऐसे ही दिया है क्वेश्चन, ध्यान से आप सब लोग पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए क्यूब ऑफ साइड एक्स, ठीक है, rests on the floor as shown in the figure, given that the pressure exerted by this cube on the floor is P. What is the pressure exerted by any other cube of the same material, ठीक है, of side 4x। तो आपको वही चीज, सेम चीज बार 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 बार, तो प्रेशर ज्यादा कौन एक्सर्ट करेगा, जिसका सरफेस एरिया नीचे जो होगा कम होगा। ठीक है, टेबल से कांटेक्ट में, इसका सरफेस एरिया कांटेक्ट ये है, इसका 4x है, तो सिंपल ही बात ये है कि अगर ये P एक्सर्ट करेगा तो ये कितना करेगा, अगर ये P करेगा, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये कितना करेगा, 4P करेगा। तो ये क्या पूछा है, x वाला साइड फिगर में दिया है, गिवन दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्यूब, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी अदर क्यूब, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी अदर क्यूब ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ साइड 4x। तो साइड 4x वाला के कंपेयर में जो दूसरा मटेरियल x है वो कितना करेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका कोई भी फोर्स कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका फोर्स मान लीजिए एफ ही है, दोनों में सेम फोर्सेज लग रहा, बट इसका एरिया कितना है, 4x है। ठीक, और ये तब कितना लग रहा है, एफ अपॉन 4x। ठीक, और यहाँ पे अगर ये इसकी बात करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका फोर्स लग रहा है एफ और एरिया कितना है, एक्स। ठीक है, तो ये 4x है, तो अगर ये p होगा तो ये कितना होगा, इस पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4p, यानी कि आंसर कितना होगा, 4p। ठीक है, सब लोग ध्यान से देख के समझते हुए चलना। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स लगती है या कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट्स करना, मैं उस पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करूंगा, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका आंसर जरूर करूंगा आप सब लोगों को। ठीक है,
तो आप जैसा भी है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना। तो ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट फुटेड कैमल्स कैन वॉक इजिली इन सैंडी, ये मैंने आपको आंसर दे दिया है कैमल्स वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ इज इट कॉज्ड, ठीक है। तो एयर प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, मैंने आपको यूनिट भी बताते वक्त ये बात बताया था, ठीक है। तो ये बोला है कि एयर प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ इज इट कॉज्ड, क्यों लग रहा है ये, बाय द हीट एनर्जी इन द एयर, by the wind that blow in the air, by water vapor in the air, by the air around us that process on the surface of object। तो हीट एनर्जी की वजह से एयर का क्या होता है, यहाँ पे सारे एयर भरे हुए हैं, जब हीट ज्यादा कोई चीज गर्म होगी तो वो एयर क्या होगा, ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर से कोई गैसेज या एयर ठंडी होगी तो वो क्या होगी, नीचे आएगी। तो उस वजह से एयर प्रेशर जो है आपस में क्रिएट्स होता है, उसका आंसर मैं बता दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट यूज द मेजर प्रेशर। तो ये क्वेश्चन आप सब लोग आंसर करोगे, ठीक है। प्रेशर यूज करने के लिए कौन सी यूनिट है, तो भाई इसके लिए तो मुझे लगता ही नहीं कुछ और सोचोगे, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई ए, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ए की होती है मीटर स्क्वायर, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा या पास्कल होगा, ठीक है। तो अभी आपको ऑप्शन केजी मीटर स्क्वायर, ये तो कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। पास्कल हमारा राइट आंसर है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी जो है ये भी राइट आंसर है, क्योंकि एक पास्कल इक्वल टू 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों प्रेशर यूनिट मेजरमेंट करने का है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जब निगेटिव में लिखा रहता है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, अपॉन में लिख सकते हो। तो ये क्या है, आपको एक पास्कल को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है इसके अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। टू वुमेन्स आर ऑफ द सेम वेट, ठीक है, वन wears sandals with a pointed heels while the other wears sandals with flat soles, which one of would will feel, अरे ठीक है, कौन कंफर्टेबल ज्यादा फील करेगा। आपको पता ही है जो लोग हील पहने हैं उनका एक हील कांटेक्ट में रहता है और एक आगे का सरफेस, तो उनका कांटेक्ट एरिया क्या है, कम हो जाता है, तो यानी कि उनके पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और जिनका फ्लैटन है, देखो फ्लैट सोल्स है, ठीक है, जब फ्लैट सोल्स है आपके ही जो चप्पल वो पहनी है उसका फ्लैट सोल्स है, ठीक है, तो फ्लैट सोल्स है तो एरिया कांटेक्ट एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वो क्या फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। आंसर वैसे ही दे दे रहे यार, तुम लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए इस पे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक, तो ये हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आप सारे लोग जो है ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एराइज ऑनलाइन ऐप पे, इसमें खूब सारे डीपीपी भी मिलेंगे। एक बार इस चैप्टर्स को बढ़िया से रिवाइज करना, फिर अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके सारे जो 3 लेक्चर्स आपके हैं उनको एक बार रिपीट करना, रिवाइज करना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैठेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को ये देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप एराइज का जो ऑनलाइन जूनियर और एराइज जूनियर ऐप है वो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब करिए, एराइज ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए, इस पे कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।